नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम फिर हाजिर हैं एक नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शैला निगाह और मेरे साथ मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। शुक्रिया शैला। तो अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत के साथ साथ जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ खास कहानियों की। लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि सुर्खियों पर। कई दिनों के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों में आज कामकाज होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 करेंगे पेश। कानून मंत्री किरेन रिजिजू निरसन और संशोधन विधेयक 2022 को पारित करने के लिए करेंगे पेश। G20 अध्यक्षता के तहत IIT कानपुर में आज से होगा यूथ 20 विचार विमर्श सत्र का आयोजन। सम्मेलन में देश विदेश के 1200 से ज्यादा युवा प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग। नागालैंड में कृषि, फूड प्रोसेसिंग और टूरिज्म के क्षेत्र में बहुपक्षीय संभावनाओं पर B20 की बैठक। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य बांदी संजय को राज्य पुलिस ने आधी रात को किया गिरफ्तार। बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक का मामला उठाने और राज्य सरकार पर विफल होने का लगाया था आरोप। बांदी पेपर लीक मामले में आज करने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 34 आपराधिक मामलों को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क की एक अदालत में हुए पेश। ट्रंप ने खुद को बेकसूर बताते हुए बाइडेन सरकार पर चुनाव में रोकने की साजिश का लगाया आरोप। रामनवमी पर हिंसा के परिप्रेक्ष्य में भारत ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC सचिवालय के बयान की कड़े शब्दों में की निंदा। कहा यह बयान उनकी सांप्रदायिक सोच और भारत विरोधी एजेंडे का एक और उदाहरण। भारत ने भूटान के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहयोग की प्रतिबद्धता को फिर दोहराया। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के दौरे का आज अंतिम दिन। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने की द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच 5 विषयों पर सहमति। सिक्किम के नाथुला में भारी हिमस्खलन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान जारी। दुर्घटना में 7 लोगों की मौत, 13 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में जान गंवाने वालों के प्रति व्यक्त की संवेदना। और IPL में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ। कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को दी 6 विकेट से मात। गुजरात के लिए युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने खेली 62 रन की नाबाद पारी। तो नया सवेरा में देख लेते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। सबसे पहले जी हां, बात करते हैं संसद के बजट सत्र के दूसरा चरण जो है वो हंगामे के कारण लगातार प्रभावित होता रहा है। बजट सत्र की समाप्ति में अब केवल 2 दिन बचे हैं। दोनों सदनों में आज गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास होगा। लोकसभा में आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके अलावा कानून मंत्री किरेन रिजिजू निरसन और संशोधन विधेयक 2022 को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। और वहीं राज्यसभा में आज जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति
की सूची में संशोधन करने वाले विधेयकों को पेश करेंगे। लोकसभा पहले ही संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कर चुका है। तो हम जानते हैं कि इस बार का जो बजट सत्र रहा उसमें लगातार गतिरोध जो है वो देखने को मिला, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ गए। राजेश, अब बस 2 ही दिन बाकी रह गए हैं जब संसद सैंडाई हो जाएगा, लेकिन लगातार हमने देखा कि गतिरोध जो है वो संसद में बरकरार रहा। आज भी मौजूद सवाल यही है कि अब चाहे 2 दिन रह गए हैं तो जो लोकहित और जनहित से जुड़े मुद्दे हैं क्या उठाए जा पाएंगे आज और गतिरोध खत्म होगा? देखिए, अगर कायदे से अगर बात करें अचल, तो संसद के बजट सत्र का या दूसरा हिस्सा का ये आज जो है वो अंतिम दिन होगा, क्योंकि अगर आज कुछ कार्रवाई चल पाई या आज अगर कोई विधेयक अगर पारित हो पाता है या कोई विधायी कार्य हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल का दिन तो निश्चित तौर पर सैनिटाई के नाम होगा और कल सदन की कार्रवाई शुरू होगी। और जो मुझे लगता है जो परंपरा रही है कि शायद 11 बजे के बाद जो है दोनों सदनों की कार्रवाई जो है उसका सत्रावसान हो जाए। तो हम अगर ठीक से देखें तो आज के दिन पर ही तमाम लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी कि सदन के भीतर विपक्ष का रवैया क्या होता है, क्योंकि संसद सत्र का जो पहला हिस्सा था बजट सत्र का, उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का रिप्लाई प्रधानमंत्री ने किया और बजट के कुछ प्रावधानों पर चर्चा हुई। और दूसरे हिस्से में हमने देखा कि फाइनेंस बिल जो बजट से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विधेयक होता है उसको भी शोर शराबे के बीच पारित कराना सरकार के लिए कहीं ना कहीं उनकी बाध्यता थी, जिसकी वजह से बिना चर्चा कराए फाइनेंस विधेयक को, वित्त विधेयक को संसद से पारित करा लिया गया। और अब अगर बात करें तो आज की कार्यसूची का जिक्र आपने किया ही, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। संसद के दोनों सदनों में आज पंचायती राज की अनुदान मांगों पर गिरिराज सिंह जो देश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं, दोनों सदनों में पंचायती राज मंत्रालय के अनुदान मांगों पर अपना वक्तव्य दे सकते हैं। जो कार्यसूची है लोकसभा और राज्यसभा की, दोनों जगह पर गिरिराज सिंह का नाम लिस्टेड है। इसके अलावा जिन विधेयकों का आपने जिक्र किया है, अगर सदन में कार्रवाई चल पाती है तो निश्चित तौर पर इन विधेयकों को भी कानून का शक्ल जो है वो दिया जा सकता है। बहरहाल विपक्ष जो है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि शुरुआती दौर में सत्ता पक्ष के द्वारा राहुल गांधी से माफीनामे की मांग पर सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने थे, लेकिन अब जो सदन की कार्रवाई है उसको लेकर सत्ता पक्ष ने लचीला रुख अपनाया है और सत्ता पक्ष की तरफ से ये कोशिश है कि सदन की कार्रवाई चले। शायद यही वजह है कि सत्र के बीच की जो अवधि थी उसमें ये खबर आ रही थी कि सत्रावसान कर दिया जाएगा, लेकिन सत्रावसान नहीं हुआ और 6 अप्रैल तक जो प्रस्तावित तिथि थी वहां तक सत्ता पक्ष की कोशिश है कि इसको पहुंचाया जाए। कल चूंकि 6 अप्रैल है, भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है और संसद में भी जो है एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो उसमें शिरकत करेंगे। तो ये उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अब कल अपना स्थापना दिवस मनाएगी और संसद का जो बजट सत्र है कल उसका सत्रावसान हो जाएगा। और राजेश, आप राजनीतिक गलियारों में रहते हैं और पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोगों से आपकी बातचीत होती रहती है। जिस तरह से आपने कहा कि सत्ता पक्ष ने लचीला रुख अपनाया है और अगर आपकी विपक्ष के भी कुछ लोगों से बात हुई हो, क्या कुछ आज कार्रवाई चलने देने का कुछ अंदेशा है? विपक्ष की ओर से कुछ लचीला रुख अपनाया जाएगा? देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी कोशिश रहती है कि वो हर दिन सुबह जो है 10:30 बजे के आसपास, 10 बजे के बाद वो अपने कमरे में बैठक करें और विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ वो रायशुमारी करते हैं, बैठक करते हैं। लेकिन अब तक जो रुझान निकल कर सामने आया है सहला, उसमें हमने यही देखा कि अब तक कोई विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं वो इस बात को लेकर रजामंद नहीं हो पाई हैं कि सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए। और ऐसे में जो देश की जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, देश की जो भोली भाली जनता है जो चुनकर अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजती है, उनसे अपेक्षाएं रहती हैं कि वो सदन के भीतर उनके बुनियादी सवाल को उठाएं। लेकिन जब सदन की कार्रवाई नहीं चल पाती है तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक पीड़ा का भाव जगता है, एक अफसोस का भाव जगता है कि जिस जनता ने चुनकर उन्हें
अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछूंगी, इस सत्र के दौरान क्या कुछ, अगर हम आउटपुट की बात करें तो क्या कुछ कामकाज हुआ होगा जिसे जो है जनता में बताया जा सकता है? देखिए, यह सत्र जो संसद सत्र का जो दूसरा हिस्सा है, ये हर हाल में अगर हम कहें तो ये पूरी तौर पर हम कह सकते हैं कि यह हंगामे की भेंट चढ़ गया। और छिटपुट जो छोटे छोटे जो विधेयक हैं उनका अगर जिक्र करें तो फाइनेंस बिल एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। वो बजट जो है उसको पारित कराने में सरकार को जरूर कामयाबी हाथ लगी है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई बड़ा ठोस विधायी कार्य जो है वो अब तक संसद के भीतर नहीं हो पाया है, जिससे जो सांसद हैं जनता के बीच जाकर ये कहें, बताएं कि हमने इस बार संसद की कार्रवाई के दौरान एक बड़ा अचीवमेंट किया है, ऐसा कुछ भी देखने तो राजेश, ये तो मान ही रहे हैं कि उत्पादकता के लिहाज से अगर पिछले सत्रों की तुलना की जाए तो सत्र में कोई खास कामकाज नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे दृश्य भी हमने इस खास तौर पर संसद के सत्र में चलते हुए देखे जब खुद लोकसभा स्पीकर को चेतावनी देनी पड़ी। यहाँ तक कि जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, सभापति हैं जो उच्च सदन के, उनको भी ये कहना पड़ा कि ये एक मर्यादित उच्च सदन है, आपसे यहाँ पर मर्यादा की अपेक्षा की जाती है। और खास तौर पर क्योंकि कहीं पर भी जब संसद चलती है तो वैश्विक स्तर पर भी उसे देखा जाता है। तो कई ऐसे दृश्य हमने देखे जब तख्तियां लहराई गई और वेल में आकर नारेबाजी की गई, कागज उछाले गए। देखिए, ये सिर्फ इस सत्र की ये कहानी नहीं है आंचल, यह कहानी कई वर्षों की कहानी है जो संसद सत्र के दौरान हमने तकरीबन 5-6 वर्षों का यह सिलसिला जो है वो अब परवान चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आपने बीच के काल में देखा होगा जब संसद से कई सांसदों को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। जब वेंकैया नायडू जब सभापति थे राज्यसभा में तो उन्होंने एक बार 12 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया। इसके अलावा भी कई बार कार्रवाई हुई, लेकिन सदन के भीतर जिस तरीके से आसन के सामने आकर या आसन के बीचों बीच आकर जो सभापति या स्पीकर हैं उनके माइक को मोड़ देना या कागज के टुकड़े जो हैं उसको फाड़ कर लहरा देना, यह एक आम बात हो गई है संसद के भीतर, जो कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र की जो अपनी एक गरिमा है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम बहुत फक्र के साथ, हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोकतंत्र की जननी है। बिहार के वैशाली से लोकतंत्र की जननी की शुरुआत हुई और दुनिया भर के मुल्कों तक इसका प्रसार हुआ। जिस गर्व के साथ हम इस फक्र के साथ जो कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बट्टा लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि हम अखबारों की प्रतियां लेकर जाते हैं, कटआउट्स लेकर जाते हैं, जो स्लोगन्स की प्रतियां हैं वो लेकर जाते हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा की जो नियमावली है वो उसके विरुद्ध है, सांसदों के आचरण के विरुद्ध है। इस तरह की जो तख्तियां लहराना, अखबार के क्लिपिंग्स को लहराना या उनके कागज के टुकड़े को फाड़कर सभापति के आसन पर फेंक देना, या कोई कामकाज हो पाता है या नहीं और सांसदों का व्यवहार किस तरह से रहता है, चाहे विपक्ष की बात करें या पक्ष की। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं G20 की। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज से युवा 20 परामर्श बैठक का आयोजन होगा। इस 2 दिवसीय बैठक में भारत और विदेश के 1200 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में फ्यूचर ऑफ हीथ टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर और इनोवेशन इन फ्यूचर ऑफ वर्क के विषयों पर पैनल चर्चा होगी। इसके साथ ही युवा प्रतिनिधि भविष्य की नीतियों को आकार देने के बारे में चर्चा करेंगे। पैनल चर्चाओं के अलावा 50 से अधिक स्टॉल्स के साथ एक भव्य प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के स्टार्टअप्स द्वारा तकनीकी स्टॉल्स के साथ विज्ञान, नवाचार, शिक्षा का प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि युवा 20 परामर्श बैठक एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो युवाओं को जोड़ने, विचारों और अनुभवों को साझा करने और वैश्विक चिंताओं को कम करने के लिए
अभिनव समाधान खोजने के बारे में विचार विमर्श करने के लिए एक साथ सबको लेकर आता है। और नागालैंड के कोहिमा में पूर्वोत्तर क्षेत्र के चौथे B20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। बैठक के दूसरे दिन आज कई बैठकें आयोजित होंगी। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी का अवसर सम्मेलन का मुख्य विषय है। B20 वैश्विक व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला आधिकारिक G20 संवाद मंच है। ये G20 के सबसे प्रमुख संवाद समूहों में से एक है, जिसमें कंपनियां और व्यावसायिक संगठन प्रतिभागियों के रूप में मौजूद हैं। बैठक से पूर्वोत्तर में अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास में सहायता मिलेगी और इसके साथ ही आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाया जाएगा। बैठक के अलावा वहीं प्रतिनिधि नागालैंड की संस्कृति से भी रूबरू होंगे। बात गुवाहाटी की करें तो G20 की दूसरी रोजगार कार्यसमूह की बैठक के दूसरे दिन प्रतिनिधियों ने मसौदा मंत्री स्तरीय घोषणा के एक भाग और 2 के साथ साथ प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरक्षण भाग 1 और 2 पर चर्चाएं की। सत्र के अंतिम दिन सामाजिक संरक्षण, सतत वित्त और वैश्विक कौशल अंतराल संबोधन पर चर्चाएं हुई। सदस्य देशों के कुल 74 प्रतिनिधियों, अतिथि देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस 3 दिवसीय सम्मेलन में भागीदारी की। श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत रोजगार कार्यसमूह के लिए एक नोडल मंत्रालय है। और पूर्वी सिक्किम में छांगू झील और नाथुला के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले गंगटोक नाथुला जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हिमस्खलन में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा प्रवक्ता ने कहा है कि 20 से 30 पर्यटकों सहित 6 वाहनों के बर्फ में दबे होने की आशंका है। सेना की त्रिशक्ति कोर और सीमा सड़क संगठन BRO की परियोजना स्वास्थ्य, राज्य आपदा प्रबंधन और पुलिस की टीमों के बचाव अभियान में 6 स्थानीय लोगों सहित अब तक लगभग 23 पर्यटकों को बचाया गया है। सभी को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा सड़क से बर्फ हटाने के बाद 350 पर्यटकों को भी बचाया गया है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को सिक्किम में हुए हिमस्खलन हादसे में हुई जानहानि पर गहरा दुख जताया। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करते हुए कहा कि सिक्किम में हुए हिमस्खलन से व्यथित हूं। अपनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। बचाव अभियान अभी जारी है और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री और बात करते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने मैनहट्टन आपराधिक अदालत में अपने खिलाफ लगे 34 आपराधिक आरोपों में खुद को निर्दोष बताया है। इसमें 3 मामले जो हैं वो हश मनी से जुड़े हुए हैं। ट्रंप के खिलाफ जांच 2016 में वेस्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को कथित संबंधों को छुपाने के लिए गुप्त भुगतान के मामले में शुरू हुई थी। हालांकि इन आरोपों से वो लगातार इनकार करते रहे हैं। ट्रंप आधिकारिक तौर पर आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। इससे पहले उन्होंने लोअर मैनहट्टन की एक अदालत में अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगले साल होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल ट्रंप ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। न्यायाधीश ने अदालत में अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तारीख तय की और किसी भी पक्ष पर रोक लगाने का आदेश जारी नहीं किया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। रामनवमी पर कई राज्यों में हुई हिंसा के परिप्रेक्ष्य में OIC के बयानबाजी पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये उनकी सांप्रदायिक सोच को दिखाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। OIC का बयान भारत विरोधी एजेंडे को दर्शाता है। और तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद बंदी संजय को आधी रात गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें करीमनगर में उनके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया। बंदी संजय को पुलिसकर्मियों द्वारा घसीटकर पुलिस वैन में बैठाया गया।
पुलिस की कार्रवाई के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। गिरफ्तारी के दौरान बंदी संजय और पुलिस के बीच बहस भी हुई। बंदी संजय के समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को रोकने की कोशिश की। संजय को हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक छोटे से शहर गजुला रामाराम के एक पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता थाने पहुंचे और गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी करने लगे। भाजपा नेतृत्व ने भी गिरफ्तारी की निंदा की है। जानकारी के मुताबिक बंदी संजय ने अपनी गिरफ्तारी के बारे में लोकसभा सचिवालय को सूचित किया था। गौरतलब है कि 10वीं कक्षा के बोर्ड के पेपर लीक होने की सूचना मिलने के बाद बंदी संजय ने राज्य सरकार पर पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया था। पेपर लीक होने को लेकर बंदी संजय आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग ने भी प्रश्न पत्र लीक होने के बाद पिछले महीने कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। तो हमारी सहयोगी सुप्रा शांति हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। क्या कुछ सुप्रभात सुप्रा आपका। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या है ये पूरा मामला और क्यों पुलिस ने इस तरह से गिरफ्तार किया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे बंदी संजय। हाँ जी, ये तेलंगाना बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष लोकसभा करीमनगर का एमपी बंटी संजय उनको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। कल रात उनके जब वो अपने रिलेटिव के घर पहुंचे थे कुछ इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस समय उनका अरेस्ट हुआ। बंटी संजय ने पहले मना किया पुलिस स्टेशन आने के लिए, क्यों वो पूछे थे कि क्यों मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको बिना without giving any reason they asked him to just come along with them to the police station, लेकिन मना किया। तो उस समय थोड़ा फोर्स से बंटी संजय को उधर से वो शिफ्ट किए थे। अदर उनको पुलिस वैन में एक हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में एक छोटा सा शहर है वो कोमला रामाराम, उधर पुलिस स्टेशन में उनको शिफ्ट किए थे। और बंटी संजय ने अपने अरेस्ट के बारे में लोकसभा सचिवालय को भी खबर दे दिया है। और जब वो पूछ रहे थे कि जब सेशन हो रहे हैं पार्लियामेंट सेशन, तो मुझे कैसे अरेस्ट करते हैं पुलिस ने, तो ये और दूसरे साइड तो ये बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इनके ये पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और दे रेज्ड स्लोगन्स कंडेमनिंग द अरेस्ट। वो एंड दे आर गेटिंग रेडी टू लॉन्च स्टेट वाइड प्रोटेस्ट आल्सो। और बीजेपी अभी सुबह एक प्रेस रिलीज भी दिया है और वो इसमें कहा गया कि ये आज पूरा स्टेट में मंडल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में तो रीजन तो ये है कि बंटी संजय कल ये बोर्ड एग्जाम का एक पेपर लीक हुए थे और उसके yesterday and the day before yesterday there were two question paper leakage allegations. So Bandi Sanjay accused the state government of failure in conducting these exams in a transparent manner, and he said they have totally failed. And the central government is recruiting people in a large number without any fault, without in a very transparent manner. स्टेट गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है, क्यों इस तरह का कर रही है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत नुकसान हो रही है और बहुत सारे एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं। तो ही सपोज टू एड्रेस ए प्रेस मीट आल्सो। आज सुबह 9 बजे उनका प्रेस मीट भी था। तो लोग कह रहे हैं कि ये मेजर रीजन है, लेकिन पुलिस साइड से अभी तक कोई कुछ स्टेटमेंट नहीं आया इसके बारे में। सुप्रा, पेपर लीक मामले बहुत सारे होते हैं और हम देखते हैं कि पेपर लीक मामलों से अक्सर जो मेहनत करने वाले और जो स्टूडेंट हैं उनका भविष्य कहीं ना कहीं खराब होता है, उनको दिक्कत आती है। ये पूरा पेपर लीक मामला क्या था जिसका ये खुलासा करने वाले थे? पेपर, लेकिन अभी तक ये पेपर लीकेज के बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को अपॉइंट किया एंड दिस इज अंडर वे दिस इन्वेस्टिगेशन।
लेकिन बंडी संजय और बीजेपी का लीडर्स ने पूछ रहे हैं कि ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से कुछ रीजन तो बाहर नहीं आएगा, तो क्यों इस तरह लीकेज हो रहे हैं, तो आप एक सिटिंग जज से इसका कराइए, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन कराइए एंड यू ब्रिंग द कल्प्रिट्स टू द बुक. And they are also asking for the resignation of the IT minister, KTR, the son of Chief Minister KCR. तो वो कह रहे कि ये IT मिनिस्टर ये पूरा इनके ये भी he is also there, he is also kingpin behind this leakage. वो उनका रेजिग्नेशन के लिए डिमांड कर रहा था. तो ये मामला चल रहा था. बहुत संक्षिप्त में आपसे कि प्रधानमंत्री का दौरा भी होने वाला है 8 अप्रैल को वहाँ. आज 8 तारीख को प्रधानमंत्री का विजिट है और ये कल भी बंडी संजय और जो बाकी बीजेपी लीडर्स तो जो वो प्लेसेस जिधर पीएम का प्रोग्राम था वो विजिट किए थे और अरेंजमेंट्स को तो मॉनिटर भी किए थे. सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी वाज आल्सो देयर. एक तरफ वन साइड दीज अरेंजमेंट्स आर गोइंग ऑन इन फुल स्विंग एंड अदर साइड अभी तो ये कुशन ये बंडी संजय का से थोड़ा सा एटमॉस्फेयर थोड़ा हार्ड हो गया इधर. जी, तो तेलंगाना के जो भाजपा प्रमुख हैं उनको पुलिस से हिरासत मिली है. बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए. उन्हें आधी रात जो है करीमनगर के अपने घर से उठाया गया और अभी तक वजह का खुलासा नहीं किया गया, जिसके लिए लगातार भाजपा कह रही है कि वो विरोध प्रदर्शन करेगी और 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम है वहाँ पर. बिल्कुल. और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं. आपको बता दें कि 3 दिन की भारत यात्रा पर आए भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हित के तमाम मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया. दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की. इसके बाद भूटान नरेश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की और तमाम मसलों पर बात की. विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत और भूटान आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाते हुए वित्तीय संपर्क के क्षेत्र में और प्रगति पर मिलकर काम करेंगे. विदेश सचिव ने बताया कि दोनों देशों के बीच 5 विषयों पर सहमति बनी है, जिसमें कृषि, पेट्रोलियम, कोयला जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की सुनिश्चित आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक द्विपक्षीय व्यवस्था विकसित करने के लिए भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे. प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया. डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा से निपटने में बुनियादी ढांचे का खास महत्व होता है. इसको लेकर सभी देशों को समग्र नजरिया अपनाने की जरूरत है. आइए देखते हैं ओपी यादव की खास रिपोर्ट. दुनिया भर में आपदा से निपटने में भारत अगुवाई कर रहा है. कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसका जीवंत उदाहरण है. कुछ ही वर्षों में 40 से ज्यादा देश और संगठन भारत की इस पहल पर बने गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं. CDRI की ओर से आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया अब आपस में जुड़ चुकी है और अगर किसी एक देश में आपदा आती है तो उससे दूसरे देशों पर भी व्यापक असर पड़ता है. पीएम ने आपदा जोखिम प्रतिरोध के संदर्भ में सभी देशों से एक साथ काम करने की अपील की. This conference is becoming an important platform. Advanced economies and developing economies, large and small countries, the global north and the global south are coming together at this forum. सम्मेलन में वीडियो संदेश के जरिए बोलते हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि CDRI की पहल से दुनिया भर में आपदा से निपटने में भारत अगुवाई कर रहा है. इस संदर्भ में बांग्लादेश भी गंभीर है. I congratulate Prime Minister Shri Narendra Modi for hosting this timely event. I would like to reiterate Bangladesh's commitment to working with the global community hand in hand to ensure a better world for all of us. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने भी आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया. पीके मिश्रा ने कहा कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वहनीयता, मापनीयता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि संस्थागत नवाचार पर उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए जितना कि तकनीकी नवाचार पर. मिश्रा ने कहा कि आपदा प्रतिरोध अब एक विशिष्ट विषय नहीं है बल्कि वैश्विक और राष्ट्रीय विकास विमर्श के केंद्र में आ चुका है.
गौरतलब है कि CDRI एक ऐसा गठबंधन है जिससे सरकारों के साथ ही UN एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ निजी क्षेत्र और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की महत्वपूर्ण भागीदारी है। ये अलग अलग देशों को उनकी आपदा और जलवायु जोखिम से निपटने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे को विकसित करने में सहायता के लिए तकनीकी विशेषज्ञता मुहैया कराता है। आपदा प्रतिरोधी मजबूत बुनियादी ढांचा को लेकर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ICDRI सम्मेलन के 5वें संस्करण की भारत मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन में मुख्य तौर पर एक ओर जहां बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान कराने के साथ साथ आपदा की बढ़ती समस्याओं की निजात दिलाने और इसके संदर्भ में त्वरित कार्रवाई करने और जरूरतमंद नागरिक और समाज को सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी, आप देखते रहिए DD न्यूज। आज सुबह सुबह दुकान छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं चला फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाने। अब ये कौन सा नया लाइसेंस आ गया? नया नहीं भाई, बहुत जरूरी लाइसेंस है। ये लाइसेंस अब सभी खाद्य सामग्री का व्यापार करने वालों के लिए अनिवार्य है। परंतु मेरी दुकान और काम तो बहुत छोटा है, फिर भी मुझे ये लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जिनका सालाना व्यापार 12 लाख रुपए से कम है उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के मामूली से शुल्क पर। और जिनका व्यापार 12 लाख रुपए से ज्यादा है वो 2000 रुपए के शुल्क पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब ये तो बताओ, इस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं हम लोगों के लिए? इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे ये हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कस्टमर के बीच हमारी साख मजबूत करता है जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाता है जो हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। अरे वाह, एक लाइसेंस के इतने सारे फायदे! ये तो हम सभी खाद्य सामग्री बेचने वालों को तुरंत ले लेना चाहिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जरूर चलो, दोनों साथ चलते हैं। फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आप खुद से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी जो मयूर भवन कनॉट प्लेस पर स्थित है के सुविधा केंद्र की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। तुम माँ तो नहीं हो, पर तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने मेरे बच्चे को रोगों से बचाया है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुमने हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई है। तुम सिर्फ नल नहीं, हमारा बेहतर आज और कल हो। जिन घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा है, वहां अब बहनों का समय बच रहा है। परिवार के बच्चों को दूषित जल की वजह से होने वाली बीमारियां भी कम हो रही है। प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और बात करेंगे वाराणसी के 4 उत्पादों को GI टैग की मान्यता मिली है। जी हां, इस GI टैग के लिए वाराणसी के ही काम करने वाले पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने काफी प्रयास किया है, जिनसे DD न्यूज ने खास बातचीत की है। GI टैग किसी भी उत्पाद के लिए बड़ा मायने रखता है, और वाराणसी के तो क्या कहने। वाराणसी के 4 उत्पादों को GI टैग में शामिल किया गया है, और GI टैग के जो प्रणेता हैं डॉक्टर रजनीकांत जी, वो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। देखिए, बनारस अपने आप में दुनिया के वो अनूठा शहर है जहाँ पे विविधता इतनी भरी हुई है कि अकेले इस शहर में 18 GI क्राफ्ट हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और उसमें 20 लाख से अधिक लोगों को वो कारोबार मिला है, और सालाना कारोबार इसका लगभग 25,500 करोड़ के आसपास है। अभी तक हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को यहाँ पे GI मिला हुआ था, जो पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इन GI उत्पादों को जब भी दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं या बाहर जाते हैं तो उसको भेंट करते हैं। कृषि उत्पादों के लिए GI पे काफी समय से चर्चा हो रही थी, क्योंकि बनारस का पान और बनारसी लंगड़ा ये राष्ट्रीय स्तर पे क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मशहूर है।
तो उसके लिए कोविड के कठिन समय में जीआई का आवेदन किया गया था। नाबार्ड ने और राज्य सरकार ने उसमें सहयोग प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, लोकल से ग्लोबल, तो जो जीआई है वो लीगल लोकल है, कानूनी लोकल है, इस बात की गारंटी देता है कि उसी भूभाग का है। अब हमें लग रहा है कि शायद सरकार के प्रयास से आने वाली इस गर्मी में बनारस का लंगड़ा आम जीआई टैग के साथ दुनिया के बाजार में जाएगा। दुनिया के बाजार जीआई टैग के साथ बनारसी लंगड़ा आम जाएगा, जो पहले भी जा रहा था, लेकिन ये कृषि उत्पादों को जो जीआई टैग मिला है, इससे वाराणसी और इसके आसपास के किसानों को भारी लाभ होगा, जैसा कि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि उनके आय में इजाफा हो, और ये इजाफा का ही एक मापदंड है या एक कह सकते हैं टैग है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। तो वाराणसी के कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिलना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और साथ ही साथ गर्व करने की बात। रुक करते अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में युवाओं को फिट इंडिया का मंत्र दिया था। प्रधानमंत्री ने लोगों के बेहतर स्वास्थ्य पर जोर देते हुए कहा था कि फिट इंडिया को लेकर लोग उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं। मैंने देशवासियों से, खास करके हमारे युवाओं से फिट इंडिया का आह्वान किया था और मैंने हर किसी को निमंत्रण दिया था, आइए फिट इंडिया से जुड़िए, फिट इंडिया को लीड कीजिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग बड़े उत्साह के साथ इसके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपना सपोर्ट दिखाते हुए मुझे लिखा है, पत्र भेजे हैं, सोशल मीडिया पर अपना फिटनेस मंत्र फिट इंडिया स्टोरीज भी शेयर की है। और आपको एक बार फिर से बता दें कि पूर्वी सिक्किम में चांगू झील और नाथुला के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले गंगटोक नाथुला जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हिमस्खलन में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा प्रवक्ता ने कहा है कि 20 से 30 पर्यटकों सहित 6 वाहनों के बर्फ में दबे होने की आशंका है। सेना की त्रिशक्ति कोर और सीमा सड़क संगठन बीआरओ के परियोजना स्वास्थ्य, राज्य आपदा प्रबंधन और पुलिस की टीमों के बचाव अभियान में 6 स्थानीय लोगों सहित अब तक लगभग 23 पर्यटकों को बचाया गया है। सभी को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा सड़क से बर्फ हटाने के बाद 350 पर्यटकों को भी बचाया गया है। और फोन लाइन पर हमारे साथ हमारी सहयोगी दिली राम दुलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात। ये एक बेहद दर्दनाक हादसा, राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है, अभी क्या स्थिति है, अगर आप जमीनी हकीकत बताएं। हाँ, अभी बीआरओ और यहाँ का एसडीआरएफ और भारतीय सेना जो मिलके वहाँ पे जितने भी दबे हुए लोगों को बचाने की काम तेजी से हो रहा है। कल बारिश के कारण मौसम भी अनुकूल नहीं था, तो आज सुबह से ये कार्रवाई शुरू हुआ है कि उनको जितने भी पर्यटक हो वहाँ पे अगर हो तो वहाँ उनसे निकाला जाए। तो इसके लिए काम लगातार हो जा रहा है, क्योंकि कल ना इतना बारिश था तो शाम भी हो चुका था, तो इसके लिए बचाने का कार्य और राहत कार्य जारी है और एनडीआरएफ का टीम भी पहुंचने वाली है। तो जी मैम। चलिए दिल्ली, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि राहत और बचाव कार्य में मिशन मोड में तेजी के साथ जो लोग हैं उन्हें बचाया जाएगा और साथ ही साथ जो अस्पताल में भर्ती है उनका भी ख्याल रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं हमारी खास पहल हमारे पद्म को लेकर। तो जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं त्रिपुरा के सामाजिक कार्यकर्ता बिक्रम बहादुर जमातिया के विषय में, जिन्होंने जमातिया समुदाय के संरक्षण और उत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। बिक्रम बहादुर जमातिया ने उग्रवादियों के विरुद्ध जन आंदोलन खड़ा कर क्षेत्र में शांति स्थापित की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
80 के दशक के आखिर में जब त्रिपुरा में उग्रवाद अपने चरम पर था, एक साधारण व्यक्ति ने अपने असाधारण साहस और दृढ़ विश्वास से शक्तिशाली उग्रवादियों के विरुद्ध चलाया एक अभियान, बिक्रम बहादुर जमातिया, जिन्होंने उग्रवादियों के खिलाफ जनजातीय आंदोलन को बढ़ाने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिक्रम बहादुर ने जमातीय समुदाय के संरक्षण और उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। त्रिपुरा में शांति स्थापना के लिए उग्रवादी सोच से लोगों को हटाकर मुख्य धारा में जोड़ने का असाधारण काम करने वाले खोवाई जिले के 86 वर्षीय बिक्रम बहादुर जमातिया ने त्रिपुरा के जमातिया समुदाय के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने जमातिया समुदाय के लोगों में विद्रोह की भावना को परिवर्तित कर उनके विचारों में बदलाव लाने का बड़ा काम किया। साथ ही जनजातीय समुदाय की आस्था, संस्कृति, विरासत को संरक्षित करने के अलावा जनजातीय समुदाय का फायदा उठाकर किए जा रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए भी बड़ी मुहिम चलाई। 1997 में मैंने अंडर सेक्रेटरी होकर के नौकरी से रिटायर किया अक्टूबर 1997 में, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मास में मेरा सर्विस से रिटायर किया ऐसा जानकर के मेरा समाज में मुझे समाजपति बनाया। समाजपति मैंने एंटायर त्रिपुरा का जितना हमारा जनजाति समाज है उनका चीफ बनाया। वो चीफ में बनाने के बाद में उनके बहुत समाज का काम करने के लिए, हित करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है ऐसा देख के, लेकिन काम करने मौका कहाँ। तब त्रिपुरा में जंगल राजत्व चल रहा है, एक्सट्रीमिस्ट का राजत्व, पर्टिकुलरली अंडरग्राउंड एनएलएफटी एटीटीएफ करके वो अपहरण करते हैं, किडनैप करते हैं, टैक्स कलेक्ट करता है, मार्च के लिए टैक्स करता है, गवर्नमेंट कुछ बाधा नहीं दे पा रहा है उसको, ऐसा हो रहा है। त्रिपुरा का जनजीवन तब सकाल आपका सुबह गौर से निकलने गौर में शाम में गौर में पहुंचा जाए क्या, ऐसा बहुत चिंतन करना पड़ता है। तब इतना टेरर टेंसिस अवस्था में थे, तो मैंने कम्युनिटी चीफ का दायित्व मिला। दायित्व लेने के कम्युनिटी का भला मंद देखने के दायित्व तो हो गया। ऐसा करके हाउ टू चेक दिस टेरर प्रॉब्लम, हाउ टू चेक दिस सिचुएशन, ऐसा करके मैंने घुमा करके देखा। बाद में उनको जितना खाजना, जितना अत्याचार कर रहे थे, इनका ज्यादा कन्वर्सन, धर्मांतरित करना, हमारा पूजा पार्वण के बाधा देना, ऐसा ही होला उनका बड़ा काम। ऐसा देख करके अच्छा ऐसा प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा एक समाज के साथ तो नहीं चलेगा। ऐसा करके मैंने त्रिपुरा का जो तो सनातन धर्मी उनको इकट्ठा करके सनातन धर्म परिषद बनाया। मेरा ऑपरेशन टाइम में एनएलएफटी को वहाँ पर त्रिपुरा से बाहर निकलने के लिए जो ऑपरेशन किया, मैं खुद सामने उनके सामने सीआरपीएफ, TSR जवान, असम राइफल का जवान, मेरा पीछे मेरा वॉलंटियर, तार पर सिक्योरिटी फोर्स, ऐसा करके जंगल रात दिन सब त्रिपुरा से बाहर निकाल दिया। बिक्रम बहादुर जमातिया ने एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने सफर की शुरुआत की, लेकिन बाद के वर्षों में उन्होंने जनजातीय इलाकों में उग्रवाद के विरुद्ध सघन अभियान प्रारंभ किया। लगातार उग्रवादी संगठनों द्वारा धमकाने के बावजूद वे अपने मिशन पर डटे रहे। धीरे धीरे जनजातीय समुदाय का समर्थन भी उनको मिलने लगा और उनका ये अभियान जनजातीय समुदाय के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया। हमने विक्रम बहादुर जमातिया जी के विषय में सुना भी है और हम वहाँ उस पूर्वोत्तर के क्षेत्र में गए भी है, उनके कार्य को जाना है, समझा है, उनका प्रभाव देखा है कि वहां पर एक समय था कि बहुत बड़ी मात्रा में हिंसक गतिविधियां चलती थी। समाज के युवा हिंसा को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और सरकार और समाज के बीच में तनाव था। ऐसे समय में विक्रम बहादुर जमातिया जी ने अपने समाज के लोगों को, जनजाति समाज को प्रेरित किया
और एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है वो सचमुच पूर्वोत्तर में जो आज शांति दिखाई दे रही है उसमें विक्रम बहादुर जमातिया जी और तथा इस तरह के अनेक सामाजिक संगठन जो उनके साथ मिले या जिन्होंने उस तरह के कार्य किए उसका परिणाम आज पूरे पूर्वोत्तर में देखने को मिल रहा है, त्रिपुरा में भी देखने को मिल रहा है। तो हम विक्रम बहादुर जी के कार्यों की सराहना करते हैं। विक्रम बहादुर जमातिया ने उस दौर में जमीन पर उतरकर काम किया जब त्रिपुरा में उग्रवाद चरम पर था। शक्तिशाली उग्रवादियों के विरुद्ध जन आंदोलन खड़ा कर शांति स्थापना के लिए काम किया और जमातिया समुदाय के संरक्षण और उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम बहादुर जमातिया को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। जीवन भर सामाजिक अन्याय और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले बाबू जगजीवन राम की आज जयंती है। 5 अप्रैल 1908 को बिहार में जन्मे बाबू जगजीवन राम दलितों एवं शोषितों के सच्चे प्रतिनिधि थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो 1952 से 1984 तक लगातार सांसद चुने गए और लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे। बाबू जगजीवन राम सभी जाति और धर्म के लोगों को जोड़ना चाहते थे ताकि भारत की एकता हमेशा बनी रहे। दलित एवं कमजोर लोगों के कल्याण के लिए उनके दृढ़ समर्पण और निरंतर संघर्षरत रहने की वजह से उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है। और अब खबरें कारोबार जगत से फटाफट अंदाज में। विश्व बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मुद्रास्फीति घटकर 5.2% पर आ जाएगी। इससे पिछले वित्त वर्ष में ये 6.6% थी। विश्व बैंक की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बढ़ी ब्याज दर से ऋण लागत ऊंची होगी और घरेलू उपभोक्ता खपत कम होगी। नए ऑर्डर की उत्पादन में बढ़ोतरी होने के साथ साथ डिमांड बढ़ने और लागत संबंधी दबाव कम होने से भारत में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में पिछले महीने तेजी देखी गई। मार्च में S&P ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 56.4 पर पहुंचा, जो 3 महीने का उच्चतम स्तर। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रियल एस्टेट क्षेत्र की अटकी परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों के समाधान और उन्हें पूरा करने के उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है। डॉग मीम के ट्विटर का लोगो बनने के बाद ट्विटर को फायदा होगा या नुकसान, ये तो वक्त बताएगा, पर फिलहाल इससे डॉजकॉइन की कीमतों में बड़ा उछाल आया। एलन मस्क की ओर से ट्विटर ब्लूबर्ड की जगह डॉग मीम्स को ट्विटर पर लोगो बनाने के बाद डॉजकॉइन की कीमतों में लगभग 30% तक का उछाल आया। डॉजकॉइन हम आपको बताएं कि बिटकॉइन करेंसी का लोगो है। और अब देखेंगे दुनिया भर की कुछ खास खबरें। तो फटाफट अंदाज में जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या हो रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल से जुड़े आपराधिक मामले में मैनहट्टन की अदालत में उनकी पेशी हुई। ट्रंप ने सभी आरोपों को गलत बताते हुए खुद को बेकसूर बताया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ट्रंप को करीब $1 लाख से ज्यादा का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा गठबंधन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में फिनलैंड शामिल हो गया है। फिनलैंड के विदेश मंत्री द्वारा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को दस्तावेज सौंपे जाने के बाद नाटो की सदस्यता आधिकारिक हो गई। पेरू में लगातार बारिश के कारण बाढ़ का कहर जारी। लगातार बारिश के कारण कई इलाके पानी में समा गए, जिसके चलते स्कूल, घर और सड़कों में पानी भर गया।
अफ्रीकी देश सेनेगल में राजनीतिक तनाव के बीच 4 साल बाद सैन्य परेड का आयोजन किया गया। परेड देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल में राजनीतिक तनाव चरम पर है। हालांकि इसे अफ्रीका के सबसे स्थिर लोकतंत्रों में से एक माना जाता है। और अब खबरें खेल जगत से। इंडियन प्रीमियर लीग में आज शाम गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। दोनों टीमों को मिली है जीत के साथ शुरुआत। राजस्थान के लिए विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर टीम के लिए अहम, जबकि कप्तान संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल भी अच्छी लय में दिख रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स को गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा। टीम को गत चैंपियन गुजरात टाइटंस ने 6 विकेट से हरा दिया था। युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने गुजरात की ओर से नाबाद 62 रन की पारी खेली, जीत में निभाई अहम भूमिका। शीर्ष भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने एक बार फिर बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष 10 में वापसी कर ली है। 9वें स्थान पर आ गई हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार की चैंपियन भारतीय भारोत्तोलक संजीता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगा। चानू पिछले साल डोप परीक्षण में फेल हो गई थी। 2025 विमेंस यूरोपियन चैंपियनशिप की मेजबानी स्विट्जरलैंड करेगा। इस बात की जानकारी यूएफए ने मंगलवार को दी। स्विट्जरलैंड ने इससे पहले साल 2008 में पुरुषों की यूरो कप की ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर संयुक्त रूप से की थी मेजबानी। और अब खबरें सिनेमा जगत से फटाफट अंदाज में। फिल्म निर्माता एस.एस. राजामौली की फिल्म RRR ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। जापान में 164 दिनों में इस फिल्म को 10 लाख से अधिक लोगों ने देखा है। यशराज फिल्म्स के प्रमुख आदित्य चोपड़ा ने फिल्म मेकर अयान मुखर्जी को फिल्म वॉर 2 के लिए बतौर डायरेक्टर साइन किया। वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन पठान के मेकर सिद्धार्थ आनंद ने किया था। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के बॉक्स ऑफिस पर सफल होने के बाद फिल्म निर्माता अयान मुखर्जी ने कहा है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव 2026 में और ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 2027 में रिलीज होने वाली है। लोकप्रिय तमिल लोक गायिका रमानी अम्मल का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और वो तमिल लोक गायिका ही 59 वर्ष की थी। उन्होंने इस उम्र में आकर आखिरी सांस ली। वियतनाम में गाना बजाने वालों का द्विवार्षिक उत्सव शुरू हो गया है। आज इसका अंतिम दिन है। इसमें वियतनाम सहित 7 देशों से 18 टीमों के लगभग 600 आयोजक और कलाकार शामिल हुए। कलाकार पुरुषों और महिलाओं के मिश्रित आवाज में कोरल संगीत, भजन, कक्ष संगीत, विभिन्न आयु समूहों के लोकगीतों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वियतनाम में एजवायन सिटी अपनी सांस्कृतिक विशेषता और विशिष्ट उत्पादों को आगंतुकों के लिए पेश करने के लिए कई गतिविधियां आयोजित कर रहा है। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज को लेकर। आज गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहां पर भी हल्की बारिश की संभावना। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और आइए देखते हैं तमाम उन राज्यों के तापमान, न्यूनतम और अधिकतम क्या है।
इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते हैं पुणे। बिल्कुल, जहाँ प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में फूलों की महकती हुई खुशबू नजर आ रही है। यहाँ भक्तों ने 21,000 सूरजमुखी फूलों से मंदिर को सजाया है। आप इन रमणीय दृश्यों की छटा का आनंद लीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा